Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Dr. Kainat Jatui. I hope you all are well and doing great. So guys, आज का जो लेक्चर है बेसिकली लेक्चर नंबर 17 का पार्ट नंबर 3 है. सो पार्ट नंबर 1 में हमने ये ऑब्जेक्टिव्स कवर किए थे. जैसे अभी नजर नेक्स्ट सिंथेसिस and formation of cellular structure by endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Specific function on the endoplasmic reticulums. Proteins are formed by the granular endoplasmic reticulum and synthesis of lipids by the smooth endoplasmic reticulum. So ये सारे objectives हम लोग लेक्चर नंबर 17 के पार्ट 1 में डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो आप लोग वो जाके वीडियो एक बार देख लें. देन ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अदर फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस, synthetic functions of the Golgi apparatus, processing of endoplasmic secretions by the Golgi apparatus, formation of the vesicles, type of vesicles formed by the Golgi apparatus, secretory vesicles and lysosome. ये ऑब्जेक्टिव भी जो है वो लेक्चर नंबर 17 के पार्ट 2 में डिस्कस हो चुके हैं. तो वो वीडियो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, सो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं. सो आज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है लेक्चर नंबर 17 के पार्ट 3 में, वो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आज हम क्लियर करेंगे. यूज़ ऑफ इंट्रासेलुलर वेसिकल्स टू रीप्लेनिश सेलुलर मेम्ब्रेन्स, extractions of energy from nutrients, functions of the mitochondria, functional characteristics of ATP, chemical processes in the formation of the ATP, role of mitochondria, uses of ATP for cellular functions. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हम लोग बेसिकली ATP से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे. सो अब स्टार्ट करते हैं. यूजेस ऑफ इंट्रासेलुलर वेसिकल्स टू रीप्लेनिश सेलुलर मेम्ब्रेन. सेलुलर मेम्ब्रेन किस तरीके से जो है वो रीप्लेनिश होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सम ऑफ द इंट्रासेलुलर वेसिकल्स फॉर्म बाय द गोल्जी अपरेटस फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन और विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ द इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इवन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा, जो भी वेसिकल्स बन रही थी गोल्जी अपरेटस की वजह से, ठीक है, गोल्जी अपरेटस इंटरसेलुलर वेसिकल्स बना रहा था, वो इंट्रासेलुलर वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, और विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड इवन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मीन्स कि या तो वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ हो जाती हैं या फिर इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर सच एज दी माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स के साथ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स के साथ. मीन्स के वो ऑर्गेनेल्स जिनकी जो मेम्ब्रेन्स बाउंडेड हैं उनकी मेम्ब्रेन्स के साथ ये वेसिकल्स जाके अटैच हो जाती हैं, जो वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस फॉर्म करता है. दिस इंक्रीज एक्सपेंस ऑफ दिस मेम्ब्रेन्स एंड देयर बाय रीप्लेनिश द मेम्ब्रेन एज दे आर यूज्ड अप. अच्छा, ये क्या करते हैं कि इनकी वजह से ये इंक्रीज़ कर देते हैं एक्सपेंस ऑफ दिस मेम्ब्रेन्स. मीन्स के ये मेम्ब्रेन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका मकसद क्या होता है कि ये वेसिकल्स क्यों जाके इन सेल मेम्ब्रेन्स के साथ लगती हैं. तो इनका मेन जो मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है कि ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन के एक्सपेंसेस को बढ़ा देती हैं. मीन्स के एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस हो रहा था, मेनली जो पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस हो रहे थे, उसमें काफ़ी जगह से सेल मेम्ब्रेन्स के कुछ पार्ट, कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स समझ लें, वो जो है वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं या वो यूज हो जाते हैं. तो उन पार्ट्स को दोबारा से रीप्लेनिश करने के लिए ये वेसिकल्स वहाँ पे जाके अटैच होते हैं और फिर उस सेल मेम्ब्रेन के एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं, दोबारा से उसे रिप्लेनिश कर देते हैं ताकि वो फर्दर दूसरे प्रोसेस में यूज अप हो सके. ओके, देन आगे चलते हैं. फॉर इंस्टेंस, द सेल मेम्ब्रेन लूजेज मच ऑफ इट्स सब्सटेंसेज एवरी टाइम इट्स फॉर्म ऑफ फेगोसाइटोटिक or pinocytotic vesicles and the vascular membranes of the Golgi apparatus continue replenish the cell membrane. वही बात है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस वेसिकल्स की फॉर्मेशन में अपने काफ़ी सारे जो है सब्सटेंसेस जो है लॉस कर देता है, और यही वेसिकल्स जो गोल्जी अपरेटस के होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, उन सेल मेम्ब्रेन्स को रीप्लेनिश कर देते हैं, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को दोबारा से जाके फुलफिल कर देते हैं. In summary, the membranous system of the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus represent a highly metabolic organ capable of forming new intercellular structure as well as secretory substances to be extruded from the cell. अच्छा,
जो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गोल्जी अपरेटस का, वो हाईली मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है, ठीक है। वो क्या करता है, न्यू इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है, जैसे जो सिक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, ताकि आज वो सेल से बाहर निकल सकें। देखो मीन्स के जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं लेक्चर नंबर 17 के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली हमारे पास सिक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। वो इंट्रासेलुलर सेल के स्ट्रक्चर्स है, और वो क्यों बनाते हैं वो स्ट्रक्चर, ताकि जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन सब्सटेंसेस हैं जिनकी प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे, वो सेल के दूसरे पार्ट्स में जा सकें, ठीक है। तो ये इनका मेन फंक्शन होता है। आगे चलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। The principal substances from which cells extract energy are foodstuffs that react chemically with oxygen, carbohydrates, fats, and protein. In the human body, essentially all carbohydrates are converted into glucose by the digestive tract and liver before they reach the other cells of the body. सिंपल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो क्या होता है, प्रिंसिपल सब्सटेंस हमारे पास फूड स्टफ होता है, हमारी डाइट होती है, फिर वो डाइट जो है वो केमिकली रिएक्ट करती है हमारी बॉडी में, जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो केमिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन के फॉर्म में हमें वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी की फुलफिल हो जाती है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है इसेंशियली जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू एंड लिवर के थ्रू, और बिफोर रीच दी अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, मीन्स ये सेल्स के बॉडी के अदर सेल्स में पहुंचने से पहले वो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है, और फिर वो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे डाइट से सेल के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं, ओके। ये तो सिंपल प्रोसेस है। आगे चलते हैं, सिमिलरली प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड एंड फैट इनटू द फैटी एसिड। फिगर 2.14 shows oxygen and the food stuff, glucose, fatty acids and amino acids all entering the cell. अच्छा, ये सारा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ये डायग्राम गाइटन की बहुत अच्छी डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर देखें, अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसके अंदर सारे जो है वो रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, मतलब जो प्रोटीन्स हैं वो फैटी एसिड्स की फॉर्म में जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और हमारी बॉडी को फिर जिन अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है जिस सेल को, वो वहाँ से ले लेता है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, फैट जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जो है डिफरेंस, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज हैं, तो ये सारे रिएक्शंस होते रहते हैं हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी इसी तरीके से जो है वो एनर्जी गेन करती है। इनसाइड the cell, the food stuff react chemically with oxygen under the influence of enzymes that control of reactions and channel the energy release in the proper direction, ठीक है। क्या होता है कि कोई भी फूड स्टफ हम लोग लेते हैं तो उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद उसके ऊपर डिफरेंट केमिकल्स जो हैं, जो भी एंजाइम्स हैं वो उसके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, और फिर वो प्रॉपर एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। सो ये सारी केमिस्ट्री है, ठीक है। ये आप लोग प्रोसेसेस किस तरीके से होते हैं, एटीपी फॉर्म कहाँ पे होती है, वो सारी चीज़ें आप ये सारे प्रोसेसेस जो हैं आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बस ये याद हो कि जो भी हम फूड स्टफ लेते हैं उसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, वो एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया उसे स्टोर करता है। Briefly, almost all these oxidative reactions occur inside the mitochondria, and the energy that is released is used to form the high energy compound ATP. Then ATP, not the original food stuff, is used throughout the cell to energize almost all the subsequent intracellular metabolic reaction. Simple है वही। फिर जब में आप लोगों को यही याद रखना है कि ये सारे प्रोसेस जो हैं वो मेनली जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं वो सारे रिएक्शंस हमारे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी थ्रू एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में जो है वो स्टोर हो जाती है, और जिस बॉडी के जिस पार्ट को जहाँ पे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ये एटीपी के मॉलिक्यूल्स उससे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए जो है फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ होती हैं, ठीक है। सो ये डायग्राम है एटीपी की, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके अंदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, एडिनाइन होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीपी। एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस एडिनाइन
द पेंटोज शुगर राइबोज एंड 3 फॉस्फेट रेडिकल। सो ये डायग्राम जो है ये पूरी एटीपी की शो कर रही है कि एटीपी फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, आगे क्या है, द लास्ट 2 फॉस्फेट रेडिकल्स connected with the remainder of the molecule by so-called high energy phosphate bond which are represented in the following shown by the symbol। अच्छा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लास्ट फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी को एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर हो गई है, ठीक है, अब किसी भी रिएक्शन में अगर एटीपी की ज़रूरत है तो वो फॉस्फेट बॉन्ड वहाँ से रिमूव हो जाता है और उस सूरत में वो उस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि उस रिएक्शन में यूज होती है। Okay, under the physical and chemical characteristics of ATP, under the physical and chemical conditions of the body, each of these high energy bonds contain about 12,000 calories of energy per mole of ATP, which is many times greater than the energy stored in the average chemical bond, thus giving rise to the term high energy bond. Actually, according to the physical and chemical condition, अगर हमारी बॉडी में किसी भी रिएक्शन के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है और वो अब एनर्जी जो है एटीपी बॉन्ड हमें मॉलिक्यूल से मिलेगी, तो वहाँ पे एटीपी बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप वहाँ से जो है वो रिमूव हो जाता है, उसके नतीजे में 12,000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमें मिलती है पर मोल ऑफ एटीपी से। और ये जो है किसी भी बॉन्ड से रिलीज होने वाली हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और ईजिली रिएक्शन जो है इसकी वजह से टेक प्लेस हो सकता है। ओके, further, the high energy phosphate bond is very liable so that it can be split instantly on demand whenever energy is required to promote other intercellular reactions। अच्छा, इसके अलावा जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है लायबल होता है और क्या होता है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी, और उसके नतीजे में इंट्रासेलुलर रिएक्शंस के लिए हमें एनर्जी जो है वो ईजी वे में मिल जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती कि वो जाके वहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करे, बल्कि वो जो है वो ईजिली रिमूव हो जाता है अपने बॉन्ड से और हमें एनर्जी देता है। व्हेन एटीपी रिलीज इट्स एनर्जी, अ फॉस्फोरिक एसिड रेडिकल इज स्प्लिट अवे एंड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इज फॉर्म। दिस रिलीज एनर्जी इज यूज्ड टू एनर्जाइज virtually many of the cells other functions such as synthesis of the substance and muscular contraction। वही सिंपल सी बात है कि एटीपी के बॉन्ड से जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है तो एटीपी फॉर्म हो जाती है और ये रिलीज एनर्जी जो है बहुत से फंक्शंस के लिए यूज़ होती है, लाइक सिंथेसिस ऑफ द सब्सटेंस एंड मस्कुलर कंट्रैक्शन के लिए भी यही एटीपी यूज़ होती है। देन टू रिकॉग्नाइज द सेलुलर एटीपी एज इट इज़ यूज्ड अप, एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द सेलुलर न्यूट्रिएंट्स कॉज एटीपी एंड फॉस्फेरिक एसिड टू रिकम्बाइन टू फॉर्म न्यू एटीपी एंड द इंटायर प्रोसेस रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन। अच्छा, इसी एटीपी के मॉलिक्यूल्स को दोबारा से रिकंस्टिट्यूट करने के लिए क्या होता है कि सेल की अपनी मतलब कि एनर्जी जो भी ड्राइव होती है सेल न्यूट्रिएंट से, ठीक है, अब वो एटीपी बनाती है। अब वहाँ उस एटीपी के साथ जो है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड आएगा, वो उसके साथ अटैच होगा और एटीपी जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगी, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और स्टोर हो जाएगी। मीन्स कि आपकी बॉडी ने एटीपी सारी यूज़ कर लिया, ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी जो है वो यूज़ कर लिए। अब जब आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या फिर फूड स्टफ लेते हैं तो उसमें उसके नतीजे में रिएक्शंस होने के नतीजे में जो भी जो है फॉस्फेट बॉन्ड बनता है वो फॉस्फेट जाके एटीपी के साथ लग जाता है, एडीपी के साथ लग जाता है और फिर इस तरीके से न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है। For these reasons, ATP has been called the energy currency of the cell because it can be spent and remained continually having a turnover time of only a few minutes। अच्छा, इसलिए इसे करेंसी हाउस ऑफ कहा जाता है, यहाँ पे एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल की, क्योंकि ये दोबारा से रीमेड हो सकती है, ठीक है, ये दोबारा से फॉर्म हो जाती है, ये यूज़ होके एटीपी दोबारा से रीमेड हो जाती है, जिसकी वजह से आप इसे एटीपी कहते हैं कि ये एनर्जी करेंसी है सेल की। ओके, केमिकल प्रोसेसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑन एंटरिंग इनटू द सेल, ग्लूकोज इज सब्जेक्टेड टू एंजाइम्स in the cytoplasm that convert it into the pyruvic acid are called a process called the glycolysis। अच्छा, तो क्या होता है कि जब भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर होता है तो वहाँ पे एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर काफ़ी सारे एंजाइम्स एक्ट करते हैं
और ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में और इस पूरे प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी इज चेंज्ड इनटू द एटीपी by the energy released during this conversion, but this amount accounts for less than 5% of the overall energy metabolism of the cell. अच्छा, अब क्या होता है कि इस ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शंस के थ्रू मीन्स के ग्लूकोज की जो कन्वर्जन पायरुविक एसिड में हुई, इसके थ्रू जो भी एनर्जी इस रिएक्शन के थ्रू हमें मिलती है वो एनर्जी क्या होती है, एटीपी को एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देती है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेस देन 5% जो ओवरऑल एनर्जी हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए चाहिए होती है उसका बनता है. मीन्स कि लेस देन 5% एटीपी जो है वो यहाँ पे आके ग्लूकोज की कन्वर्जेशन से मिलती है. मीन्स के पायरुविक एसिड से हमें मिलती है. So, about 95% of the cell ATP formations occur in the mitochondria. The pyruvic acid derived from the carbohydrates, fatty acid from lipids, and amino acid from protein is eventually converted into the compound acetyl coenzyme A in the matrix of the mitochondria. अच्छा, 95% ऑफ दी सेल्स की जो ATP है वो फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. ठीक है, क्या होता है, जो पायरुविक एसिड जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से मिला, फैटी एसिड जो कि हमें लिपिड्स से मिले और अमाइनो एसिड्स जो कि हमें प्रोटीन से मिले, वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम्स में. और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, इन दी मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में. और इसके नतीजे में हमें 95% ऑफ एटीपी फॉर्मेशन जो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. उसके बाद है दिस सब्सटेंस इन टर्न इज फर्दर dissoluted for the purpose of extracting its energy by another series of enzymes in the mitochondrial matrix undergoing dissolutions in a sequence of chemical reactions called the citric acid cycle और Krebs cycle. अच्छा, अब ये सारे सब्सटेंस जो हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिला है, अब ये फर्दर डिससॉल्यूटेड होता है. ठीक है, अनदर इन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इसके ऊपर बाकी बहुत सारी सीरीज ऑफ एंजाइम्स एक्ट करते हैं और ये सीक्वेंस एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल और Krebs साइकिल कहते हैं. तो अब Krebs साइकिल अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है इसमें से हमें फर्दर प्रोसेस करके एटीपी जो है उसमें से रिलीज करवानी होती है. ओके, in this citric cycle acetyl coenzyme is split into its component parts, hydrogen atom and carbon dioxide. The carbon dioxide diffuse out of the mitochondria and eventually out of the cell. Finally it is excreted from the body through the lung. अच्छा, ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है एसिटाइल कोएंजाइम को स्प्लिट करती है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है, कहाँ चली जाती है, सेल में चली जाती है और फाइनली सेल से यहाँ कहाँ से चली जाती है, लंग्स में जब गई तो लंग्स के थ्रू ये कहाँ से, बॉडी से बाहर जाती है. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सिट्रिक एसिड से मिली ये हमारी वेस्ट प्रोडक्ट होता है इन केमिकल रिएक्शंस का, तो ये हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ओके, देन आगे क्या है हमारे पास, the hydrogen atom conversely are highly reactive and they combine instantly with oxygen that has also diffused into the mitochondria. This releases a tremendous amount of energy which is used by the mitochondria to convert large amount of ATP to ATP. अच्छा, सिट्रिक एसिड्स की फॉर्म में हमें जो है उसकी स्प्लिट हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से स्ट्रीट आउट हो गई, लेकिन जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बने वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे. ठीक है, केमिकली उसके साथ, और ये रिलीज करेंगे जो है वो एनर्जी. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये रिलीज करते हैं और फिर वो एनर्जी जो है एटीपी से एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. द प्रोसेस ऑफ दिस रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स रिक्वायरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ मैनी प्रोटीन एंजाइम दैट आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन शेल्स दैट प्रोट्रूड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अच्छा, ये बहुत ही लार्ज प्रोसेस होता है. ठीक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं. ठीक है, और जो हमारे पास मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वहाँ के जो और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स हैं इनके अंदर बहुत सारे इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोटीनिक एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं इन तमाम रिएक्शंस में. ओके, आगे क्या है, द इनिशियल इवेंट इज रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम थस कन्वर्टिंग इनटू अ हाइड्रोजन आयन. अच्छा, इसका सबसे इनिशियल जो हमारे पास स्टेप होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना होता है हाइड्रोजन एटम से और उसे हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट करना होता है. मीन्स कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसे, एटम है, उसे पहले हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट करना होता है. द terminal event is combination of the hydrogen ions with oxygen to form water plus the release of tremendous amount of energy of a large globular proteins called ATP synthetase.
दैट्स प्रोड्यूस लाइक नॉब्स फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल शेल्स। अच्छा, पहला स्टेप से ये होता है कि हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट करना होता है, और इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हाइड्रोजन एटम जो आयन जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए और वाटर फॉर्म करें, ठीक है, और इसके नतीजे में जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो टू लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन्स में, ठीक है, जिसे हम लोग एटीपी सिंथेटेज कहते हैं। और ये एटीपी सिंथेसेज जो हैं वो मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल शेल्फ के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। Finally, the enzyme ATP synthetase uses the energy from the hydrogen ion to cause the conversion of the ATP to ATP. Finally, ये जो हमारे पास सिंथेटेज था, ये एंजाइम्स था, ये ATP को ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जो एनर्जी हाइड्रोजन आयन ने रिलीज की थी उस एनर्जी के थ्रू। द न्यूली फॉर्म्ड एटीपी इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो है वो न्यूली फाउंड जो एटीपी है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाएगी, वेयर इट्स एनर्जी इज यूज टू एनर्जाइज मल्टीपल सेल फंक्शन, जहाँ पे जाके ये मल्टीपल सेल्स के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी। देन हमारे पास है दिस ओवर प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड द कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, यूजेस ऑफ एटीपी फॉर सेलुलर फंक्शन, ठीक है। अब एटीपी कौन कौन से सेलुलर फंक्शन में यूज होती है? एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूज टू प्रमोट 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ सेलुलर फंक्शन। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज थ्रू मल्टीपल मेम्ब्रेन्स इन दी सेल्स। सबसे पहले तो ये बहुत सारे सब्सटेंसेज को जो है ट्रांसपोर्ट करवाती है थ्रू मल्टीपल मेम्ब्रेन्स के थ्रू इन द सेल में। सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड थ्रू आउट द सेल, केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करवाती है। एंड थर्ड इज मैकेनिकल वर्क में, ओके। यूजेस ऑफ एटीपी फॉर सेलुलर फंक्शन, द यूजेस ऑफ एटीपी आर इलस्ट्रेटेड बाय डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में पूरी यूजेस ऑफ एटीपी शो किए गए। नंबर 1, टू सप्लाई एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो है सोडियम को ट्रांसपोर्ट करवाती है, सोडियम आयन को थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे चल के जो भी 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स हैं उसमें बेसिकली सोडियम आयन के बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज़रूरी होता है कंट्रक्शन ऑफ मसल्स में, ठीक है। इसी की वजह से कंट्रक्शन ऑफ मसल्स होती है। सो ये सब कुछ कौन करवाता है? सोडियम आयन को जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? ये एटीपी करवाती है, ठीक है। सेकेंड है टू प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस बाय दी राइबोसोम्स। अच्छा, प्रोटीन की सिंथेसिस में भी यही एटीपी यूज होती है। नंबर 3, टू सप्लाई द एनर्जी नीडिंग ड्यूरिंग मसल कंट्रक्शन में भी मसल्स की कंट्रक्शन में भी यही एटीपी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसके सेलुलर फंक्शंस हैं। आगे चलते हैं। इन एडिशन टू द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम, एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोराइड आयन, यूरेट आयन, हाइड्रोजन आयन एंड मैनी अदर्स आयन एंड वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अच्छा, सिर्फ ये सोडियम आयन को ही ट्रांसफर नहीं करवाती, इसके अलावा ये सारे आयन्स भी यही ट्रांसफर करवाती है। इसी एटीपी के थ्रू जो है वो सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होती है इन तमाम आयन्स की, लाइक फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, यूरेट आयन्स हो गया, अदर ऑर्गेनिक जो है वो सब्सटेंसेज हो गए। Membrane transporter is so important to cell function that some cell, the renal cellular cell for instance, use as much as 80% of the ATP that they form for this purpose alone. अच्छा, इस मीन्स कि ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर को इस एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइक रीनल सेलुलर जो सेल्स होते हैं उन्हें 80% ऑफ दी एटीपी जो है वो उसकी ज़रूरत होती है ताकि वो अपने सारे प्रोसेसेस जो है वो परफॉर्म कर सके। तो ये सेलुलर फंक्शंस के लिए ओके। इसके बाद इन एडिशन टू सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, सेल्स मेक फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्यूरिन्स, पेरीमाइडिन्स एंड अ होस्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेज। मीन्स की प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ सेल जो है वो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्यूरिन, पेरीमाइडिन्स और बहुत सारे होस्ट सब्सटेंस जो है वो फॉर्म करता है। सिंथेसिस ऑफ ऑलमोस्ट एनी केमिकल कंपाउंड रिक्वायर एनर्जी। कोई भी केमिकल कंपाउंड हो उसके सिंथेसिस में एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर इंस्टेड अ सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल माइट बी कंपोज्ड ऑफ एज मैनी एज सेवरल थाउजेंड्स अमाइनो एसिड अटैच्ड टू वन अनदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस देख लें तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी जो है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो उनके अंदर पेप्टाइड लिंकेज होती है, ठीक है। थ्रू पेप्टाइड लिंकेज वो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं और प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ दीज लिंकेज रिक्वायर एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स। थस
many thousands ATP molecules must require their energy as each protein molecule is formed. अच्छा, इन पेप्टाइड लिंकेज जो बनती है प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मीन्स के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए की फॉर्मेशन के लिए जो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, तो उस वक्त जो पेप्टाइड लिंकेज है उसको फॉर्म होने के लिए भी एनर्जी की जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो यही एटीपी के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. इन दीज सम सेल्स यूज एज मच एज 75% of all the ATP formed in these cells simply to synthesize new chemicals compound, especially protein molecule. This is particularly true during the growth phase of the cells. अच्छा, जो हमारे पास कुछ सेल्स के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक हमारे पास हम अगर सिंथेसिस ऑफ दी प्रोटीन्स ही ले लें तो उसमें भी 75% ऑफ दी एटीपी जो हमारे सेल में फॉर्म होती है वो यूज़ होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दी प्रोटीन्स के लिए. The final major use of ATP is to supply energy for special cells to perform mechanical work. और जो final major use होता है ATP का वो सेल्स के मैकेनिकल वर्क के लिए भी, मतलब स्पेशल सेल्स जो मैकेनिकल वर्क करते हैं उसमें भी ATP की ज़रूरत होती है. We see in chapter 6 that each contraction of a muscle fiber requires expenditure of tremendous quantities of ATP energy. Other cells perform mechanical work in other ways, especially by ciliary and amoeboid motions डिस्क्राइब लेटर इन दिस चैप्टर. अच्छा, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये एटीपी जो है एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसी एनर्जी की वजह से कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स फाइबर्स होती है. ये सब हम चैप्टर नंबर 6 गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है. उसके अलावा जो सेल्स की मूवमेंट्स होती है उसमें हमारे पास अमीबॉइड और सिल्वरी मूवमेंट्स जो है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. वो इसमें नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्क्राइब किया गया है. लेक्चर नंबर 18 में हम लोग पढ़ेंगे. सो बस ये याद रखना है कि कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनमें एटीपी की ज़रूरत होती है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ठीक है. द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ मैकेनिकल वर्क इज़ एटीपी. और इन तमाम मैकेनिकल वर्क्स के लिए हमें एटीपी की ज़रूरत होती है. इन समरी एटीपी इज़ always available to release its energy rapidly and almost explosively whenever in the cell it is needed. अच्छा, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ATP जो है हमारे सेल के पास हम देखो एनर्जी जो ATP की फॉर्म में हमारे सेल्स के अंदर जो है वो स्टोर्स होती है. तो सेल को किसी भी वक्त अगर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यही ATP जो है वो रैपिडली उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है. टू रिप्लेस द ATP यूज बाय द सेल्स मच slower chemical reactions break down carbohydrates, fats and proteins and use the energy derived from these to form new ATP. अच्छा, और जो ATP यूज़ हो जाती है उस ATP को रिफिल करने के लिए या हमारी बॉडी में दोबारा से ATP को स्टोर करने के लिए जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शंस, बहुत जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इनके तो रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में. सो फिर वो कॉन्स्टेंटली वहाँ से जो है वो ATP विद इन द मिनट फॉर्म हो जाती है न्यू ATP, और फिर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में. More than 95% of this ATP is formed in the mitochondria, which accounts for the mitochondria being called the powerhouse of the cells. अच्छा, वही बात कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाफ ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 90% ऑफ जो हमारे पास ATP है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही फॉर्म होती है. सो ये सारी यूजेस थे ATP के जो आज हम लोगों ने कवर कर लिए. सो लेक्चर नंबर 17 का पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है. इस लेक्चर नंबर 17 के 3 पार्ट्स अपलोडेड होंगे टोटली. पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोडेड हो चुका था, अब ये पार्ट 3 है. तो अब ये पूरा टॉपिक आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है. आई होप अब ये लेक्चर आप लोगों के लिए ईजी रहेगा. सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से लेक्चर जो है अपलोड करती रहूँ. टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस.